Good morning, student. Today we are going to learn about grassroots of democracy, our second class of social science, and ये सेकंड हमारा क्लास है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और इससे पहले वाले क्लासेस में भी हमने कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा था और इसमें थोड़ा सा डिस्कशन हमने किया था सोशल साइंस के ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। हमने कुछ चीज़ों पर हमने रोशनी डाली थी, हमने बात की थी, और आज जो हम बात करेंगे वो हम ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। और क्लास के अंदर भी हमने इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है। पहले तो हम बात करेंगे इसमें, पहले इसके 3 टाइप हैं, उसको जान लेते हैं। जो ब्रांच है हमारा गवर्नमेंट का वो 3 है। पहला क्या है? लेजिस्लेचर, जिसको हम विधायिका कहते हैं, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बात किया हुआ है। ऑफलाइन क्लासेस में भी इस पर डिस्कशन किया हुआ था हमने। सेकंड क्या है? एग्जीक्यूटिव, जो कि जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, और थर्ड नंबर जो है हमारा जुडिशरी, जिसको न्यायपालिका कहते हैं। यानी जो ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसको समझाने के लिए, या कह लीजिए उसको इम्प्लीमेंट में लाने के लिए, उन कार्यों को जो कानूनी व्यवस्थाओं के रूप में चलती हैं उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए हम इसके ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो है लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर क्या होता है उसके बारे में पहले थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे इस टॉपिक पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पहला जो हम बात कर रहे हैं, पहला जो इसमें ब्रांच है वो हमारा लेजिस्लेचर है। और लेजिस्लेचर का मतलब विधायिका, जिसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि विधायिका, यानी आपने कभी ऐसा वर्ड सुना होगा विधायक, लाइक एमएलए, एमपीज। तो एमएलए की जब बात करते हैं तो हमारा स्टेट लेवल पर बात करते हैं, और एमपीज की बात करते हैं तो हम पार्लियामेंट लेवल पे यानी सेंट्रल लेवल पर बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट लेवल के जो एमएलए और एमपी है, स्टेट लेवल से एमपीज पार्लियामेंट में भी जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर बिहार की बात करेंगे जैसे, तो बिहार के सिनेरियो में देखते हैं तो बिहार में हम कुछ चीज़ों को जानेंगे, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करेंगे। और जैसे हमने देखा कि बिहार में आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा में, तो लोकसभा में हमारी 40 सीटें हैं बिहार की, और राज्यसभा में 16, यानी लोकसभा में 40 सीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, और राज्यसभा में 16 सीट है। सिमिलैरिटी में जब स्टेट असेंबली में हम लोग आते हैं तो बिहार के स्टेट असेंबली में हम बात करेंगे तो हमारा 2 सभा होती है, एक विधानसभा और दूसरी विधान परिषद। तो विधानसभा के अंदर 243 सीट्स है, और विधान परिषद के अंदर हमारा 70 सीट्स है। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग। जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सीटों का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी तरीके से उसमें जो विधायिका जो होती है, विधायिका का काम ही होता है लॉ मेकिंग करना, यानी लॉ बनाना। तो लॉ ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली उन्होंने किसी चीज़ पर चर्चा किया और लॉ बन गया। तो जब हम पार्लियामेंट लेवल पर जाएंगे तो देखेंगे हमारे लिए प्रेसिडेंट काम करते हैं, और स्टेट लेवल पर जब हम आते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे लिए गवर्नर काम करते हैं। तो जो वर्क कंट्री लेवल पर प्रेसिडेंट का है, वही वर्क स्टेट लेवल पर हमारे गवर्नर का है। अब हम देखते हैं कि जैसे अब लेजिस्लेचर क्या है, उसमें लाइक अगर कंट्री लेवल पे अगर कोई कानून बनाया जा रहा है, क्योंकि कानून तो हमारा कंट्री लेवल पे बनता है और स्टेट लेवल पर भी बनता है। तो स्टेट अपना खुद का जो भी कानूनी प्रक्रिया के थ्रू अगर कानून अगर वो बना रहे हैं, तो हम देखते हैं उसमें भी कि लाइक पहले विधानसभा या विधान परिषद में कोई एक बिल लाया जाएगा, उसमें चर्चाएं होंगी, यानी कह सकते हैं उस पर डिबेट होगा। विधानसभा से वो पास आउट होगा बिल, उसके बाद विधान परिषद में जाएगा। विधान परिषद में जब पास होगा तो गवर्नर के पास जाएगा, और गवर्नर उसको एसेंट करेंगे, लाइक जैसे वो सिग्नेचर करेंगे, और साइन करने के बाद वो बिल आपका कानून के रूप में आ जाएगा। फिर उसके बाद वो कानून जो है उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा, तो एग्जीक्यूशन कराया जाता है। लाइक एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो कानून को इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं, जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। सेकेंड, उसके बाद जो थर्ड नंबर है कि अगर मान लीजिए उस कानून को कोई वायलेट करता है तो उसके लिए फिर हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, जो कि न्याय व्यवस्था है, उसके लिए तो हमारी जुडिशरी बनी हुई है, जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं। सेम प्रोसेस, यही एग्जैक्टली यही प्रोसेस हमारा कंट्री लेवल पर भी होता है। और कंट्री लेवल पर जब हम देखते हैं तो कंट्री लेवल पे लाइक पार्लियामेंट के अंदर दो सदन है, 2 हाउस जिसको कह सकते हैं, और दोनों हाउसेज में देखेंगे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा
तो बिहार के सिनेरियो में हमने बात क्या किया, तो बिहार के सिनेरियो में जो लोकसभा में जो सीट है वो और राज्यसभा में जो सीट है वो दोनों मिला करके अगर देखेंगे अलग अलग डिफरेंट है। अगर मान लीजिए लोकसभा में 40 सीट है बिहार का और राज्यसभा में 16 सीट है, तो वहाँ पर खैर होते तो बाकी मेंबर भी हैं। जैसे लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करेंगे तो 550 और राज्यसभा में जो बात करेंगे तो वो हमारा 250 सीट। तो देन उसके बाद ये उनमें चर्चाएं की जाती है, किसी एक पर्टिकुलर बिल को लाया जाता है जिसका एक ड्राफ्ट बनता है और ड्राफ्ट के बाद वो बिल पर चर्चा की जाती है और चर्चा करने के बाद फिर वो लोकसभा में पास होगा बिल, देन उसके बाद राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में पास होने के बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है एसेंट के लिए, सिग्नेचर के लिए। जब वो साइन करेंगे तो एक कानून का फॉर्मेशन ले लेगा, तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर वही सेम प्रोसेस फिर वो यहाँ से जब विधायिका है यानी लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेशन के बाद हमारा एग्जीक्यूशन जो होगा वो एग्जीक्यूटिव जो होंगे उस कानून को अलग इम्प्लीमेंटेशन में लाने का काम करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद अगर इस कानून को कोई वायलेट करता है तो उसके लिए फिर हमारा जुडिशरी वर्क लगता है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला बात कर रहे हैं लेजिस्लेचर का। तो लेजिस्लेचर में हम देखेंगे कि जो फंक्शंस है हमारा, तो लेजिस्लेचर का फंक्शंस का क्या है, फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर यानी जो लेजिस्लेचर एक विधायिका के क्या कार्य हैं, क्या काम है, उनके बारे में बात करें। तो सबसे पहला नंबर जो पॉइंट है वो क्या है आपका, लेजिस्लेशन यानी लॉ मेकिंग करना, यानी लॉ को बनाना। तो लॉ बनाने के पीछे जो हमने अभी अभी इतना कुछ हमने बात बताया आपको, तो लॉ बनाने के लिए भी हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, उनमें जो चर्चाएं होंगी या कोई ड्राफ्ट आएगा, जैसे हमने क्लास 7 में हमने बात किया था आर्टिकल 370 के बारे में और 35 में जो कि जम्मू एंड कश्मीर का जो रेजोल्यूशन था उसको जो स्पेशल स्टेट का स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था उसको, तो उसको खत्म किया गया था। तो उसको खत्म करने के लिए भी एक कानून लाया गया। तो कानून लाया जाता है, उस पर ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्ट बनने के बाद उस कानून में क्या क्या प्रोविजन डाले गए हैं उसको या उसको खत्म करना है तो कौन कौन से चीज़ों को इम्प्लीमेंट में लाया गया है, उसके ऊपर चर्चाएं की गई। उसके बाद फिर वही बिल लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, तब जा करके उस बिल को खत्म कर दिया गया, यानी उसको डिसॉल्व कर दिया गया। तो इसमें क्या है, पहला हमने जो बात किया लेजिस्लेशन का लॉ बनाने का, तो कानून बनाने के पीछे का सबसे फर्स्ट जो अगर कह सकते हैं कि पहला कोई किसी का दायित्व होता है तो सबसे पहले लेजिस्लेचर का ही होता है, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह, तो वो भी एक क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है और वो एक तरीके से क्या है, लेजिस्लेचर ही है। ठीक है, फिर क्या, तो वही चीज क्या करेंगे वो लोग, कानून बनाने के लिए वो चर्चा करेंगे, बिल आएगा, देन उसके बाद उस पर डिबेट होगा। सेकंड क्या कह रहा है, फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है, वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण क्या होता है कि देखिएगा हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो एक बजट पेश करती है। तो बजट पेश करती है तो खैर उसमें किस चीज़ के लिए कितना बजट जो है, कितना पैसा जो है वो प्रोवाइड कराया गया है। लाइक मान लीजिए कि एजुकेशन फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के लिए कितना फंड प्रोवाइड कराया गया, हेल्थ फैसिलिटी के लिए कितना फंड प्रोवाइड कराया गया, एग्रीकल्चर के पर्पज से कितना फंड है, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, रेलवे के लिए क्या है, मतलब अलग अलग चीज़ों पे वो फंड प्रोवाइड कराते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हर चीज़ के लिए मिनिस्ट्री बनी हुई है। जैसे वो डिफेंस मिनिस्टर है तो डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए डिफेंस मिनिस्टर बने हुए हैं, फाइनेंस के लिए फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अगर फाइनेंस की बात करेंगे तो जो लेजिस्लेचर होते हैं एक तरीके से उनमें भी उनके पास ये अधिकार है या राइट्स है कि वो फाइनेंशियल कंट्रोल भी वो करेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर क्या बात कर रहे हैं कि डेलिब्रेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, क्या है, विचार विमर्श करना, प्रतिनिधित्व करना। तो हर जैसे हमने अभी बोला अलग अलग डिपार्टमेंट है या अलग अलग कंट्रोलेशंस है, उनके अपने अपने कंट्रोल हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अभी हमने कहा कि अगर डिफेंस के लिए है तो डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, तो वो उनका अपना एक कंट्रोल रहेगा, उसके एक मिनिस्टर्स होंगे, उसके अलग अलग उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उसमें भी एग्जीक्यूटिव्स होंगे, वो उनको सजेशन देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई मिनिस्टर बना दिया गया तो उसको उस फील्ड से रिलेटेड कंप्लीटली उसको इन्फॉर्मेशन होगा, उसको जानकारी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन उसको इन्फॉर्म करने के लिए ऐसे कुछ एग्जीक्यूटिव्स रखे जाते हैं उनके पास, जैसे आईएएस रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं या यूपीएससी जो यूपीएससी क्लियर किए हुए जो भी सिविल सर्विसेज के जो भी कैंडिडेट होते हैं, वो लोग जब आफ्टर सर्विस के बाद उनको
उस जगह पे रखा जाता है जिससे कि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, पहला नंबर। और दूसरा क्या है कि वो उनको सजेस्ट कर पाते हैं कि क्या चीज़ आएगा तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या इसका आगे लॉन्ग टर्म में क्या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, उसके बारे में वो डिस्कशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो विचार विमर्श तो होता है। क्यों? क्योंकि अगर विचार विमर्श नहीं किया जाएगा तो शायद हो सकता है कोई कानून लाया जाए और वो शायद सही तरीके से वर्किंग में ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर इसमें जब डिबेट की बात करते हैं, डिबेट एंड स्क्रूटनी की बात करते हैं तो क्या है, बहस और जांच करना। तो कहने का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई बिल आ रहा है तो उस पर बहस जरूरी है। क्यों? क्योंकि भारत आपको पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर रूलिंग पार्टी के साथ साथ अपोजिशन होती है। तो अगर रूलिंग पार्टी कोई बिल ला रही है तो उसको अपोज करने के लिए दूसरी अपोजिशन बनी हुई है। तो डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी खूबसूरती यही होती है कि हम किसी के बातों को क्या, अगर उससे सहमत नहीं है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर अपना वर्डिंग रख सकते हैं कि हम उस पर आपके बात से सहमत नहीं है। तो यही चीज़ें जो है हमारे पार्लियामेंट के अंदर होती है, यानी संसद के अंदर। ठीक है, फिर क्या देखिए, तो उस पर जांच भी करा जा सकता है या फिर बहस भी किया जा सकता है। सेकंड क्या है, डिबेट इन वन हाउस। अब पहला क्या है, डिबेट सबसे पहले एक हाउस में होगा, लोकसभा में। ठीक है, जो कि हमने पार्लियामेंट का एक सदन लोकसभा, दूसरा सदन क्या है, राज्यसभा। तो लोकसभा को पीपल ऑफ द हाउस भी कहते हैं या हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, और दूसरा नंबर इसको लोकसभा यानी आपका जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, खासतौर पे लेजिस्लेचर जो होते हैं, ठीक है, वो स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो वहाँ से चुन करके वो लोग जाते हैं। फिर क्या है, जब यहाँ पर लोकसभा के अंदर किसी बिल के ऊपर चर्चा हो जाएगी, देन उसके बाद उस पर बहस के लिए वो बिल जो है राज्यसभा में जाएगा, यानी अदर हाउस में। तो यहाँ क्या है, नेक्स्ट क्या है, डिबेट इन अदर हाउस। मतलब क्या है कि वो राज्यसभा के अंदर दूसरा जो हाउस है वो राज्यसभा है, जिसमें हमने बोला था कि राज्यसभा के अंदर जो डिबेट होगा वो आपका लगभग उसमें कितने मेंबर होंगे, वो होंगे आपके 250। ठीक है, तो अब ये राज्यसभा के लिए हम जब देखते हैं, एक चीज और इसमें जान लीजिए, लोकसभा का जो कार्यकाल होगा वो हमारा 5 इयर्स के लिए होगा। ठीक है, और राज्यसभा का जो कार्यकाल होगा यानी जो टाइमिंग होगा, इसका टर्म जो होगा वो 6 ईयर के लिए होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ये कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। बहुत बच्चे जो है वो कंफ्यूजन में 5 ईयर ही कर देते हैं, उसको टिक कर देते हैं। ठीक है, बट राज्यसभा के लिए 6 ईयर का टर्म रखा गया, लोकसभा के लिए 5 ईयर का टर्म रखा गया। ठीक है, फिर क्योंकि वो डिबेट हो गया, डिबेट होने के बाद अगर लोकसभा में बिल पास हो गया तो वो बिल क्या है आपका राज्यसभा में जाएगा, जो कि फिर डिबेट होगा। तो डिबेट आपका राज्यसभा में किया जाएगा उस बिल के ऊपर। देन उसके बाद वो बिल जो है आपका जब राज्यसभा से भी पास आउट हो जाएगा तो वो बिल जाएगा आपका प्रेसिडेंट के पास, तब उस पर हम बात करेंगे। फिर क्या है, रिकॉन्सिलिएशन की बात करेंगे, यानी सुलह करना। यानी मान लीजिए कि कोई किसी भी चीज पर डिबेट हो रहा है, हो सकता है उसमें कुछ मतभेद हो सकता है, उस बिल में कुछ कमियां हो सकती हैं, उस पर फिर क्या करना है कि उस कमियों को दूर करके फिर आप बिल को दोबारा ला सकते हैं और उस पर क्या कर सकते हैं, आप दोबारा से विचार कर सकते हैं उस कानून के ऊपर। फिर दोबारा मतलब अगेन एंड अगेन उस पर डिबेट हो सकता है बिल के ऊपर। अगर उसमें कुछ असहमति है, बिल जो पारित किया जाता है, तो जरूरी नहीं होता है कि सारे बिल करेक्ट ही हो, उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे, फिर नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट दिया हुआ है, एसेंट की बात कर रहा है। यानी एसेंट के अंदर 2 लोग आते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो भी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कोई बिल पास होगा तो वो आपका प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा। ठीक है, सिग्नेचर के लिए। आफ्टर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद हम देखेंगे कि वो एक कानून बनता है, वो तो कंट्री लेवल पे हो गया। ठीक है, और जो गवर्नर की बात करेंगे तो जब स्टेट लेवल पे कोई कानून लाया जाए तो उस पर भी डिबेट होगा, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो। लेकिन एक बात और कंफर्म कर दे आप लोगों को, सेंट्रल लेवल पर देखेंगे तो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा होगा, और स्टेट लेवल पर देखेंगे तो हमारा विधानसभा और विधान परिषद होगा। ठीक है, क्योंकि स्टेट असेंबली का भी इलेक्शन होता है। तो अभी कुछ समय पहले स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ था, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में बताया हुआ है आपको। फिर नेक्स्ट क्या है, इसीलिए जब इस आगे गवर्नर का सिग्नेचर कब होगा, जब स्टेट असेंबली के अंदर कोई बिल आएगा। क्योंकि आप
सारे स्टेट के पास भी कुछ अपने राइट्स हैं, जिसके वजह से वो कुछ कानून लाते हैं जो उस स्टेट के लिए बेनिफिशियल हो या स्टेट के लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, तो लेकिन वो लागू जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है उस स्टेट लेवल पर ही केवल। ठीक है, तो क्या है, कहीं ना कहीं एक अनुमति है। इसका अनुमति किस, क्या प्रेसिडेंट का है या गवर्नर का, उसके बाद ही कोई बिल पास होता है। तो वही चीज हमने यहाँ लिखा है, ऐसे क्या है, प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है, सिग्नेचर टू बी बिकम लॉ, मतलब क्या है, वो जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक आपका बिल जो है वो कानून का रूप नहीं लेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, लेजिस्लेचर यानी विधायिका से रिलेटेड जो कार्य थे उनके। ठीक है, विधायिका के क्या क्या कार्य होते हैं उससे रिलेटेड था वो हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जब हम चलते हैं एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव में बहुत सारे ऐसे मेंबर, लाइक मान लीजिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो भी आपके एक एग्जीक्यूटिव हैं। हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक एग्जीक्यूटिव हैं, एग्जीक्यूटिव का ही कार्य करती हैं। मतलब जितने भी हमारे एमएलए एमपी जिनको एक पर्टिकुलर पोस्ट दिया गया है, ठीक है, और खास तौर पे एमपीज में जो पोस्ट दिया गया है, जो कि हम देखते हैं, चाहे विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर जो है एस जयशंकर जी, वो भी एक एग्जीक्यूटिव है। राजनाथ सिंह जी हैं डिफेंस मिनिस्टर, वो भी एक एग्जीक्यूटिव है। मतलब ये जितने भी इनको मिनिस्ट्री दी गई है सब एग्जीक्यूटिव ही हैं। ठीक है, और इनके नीचे भी इनके जो सलाहकार होते हैं, जो एडवाइजर होते हैं, वो भी एक एग्जीक्यूटिव की ही भूमिका निभाते हैं और ये लोग उनकी हेल्प करते हैं जिससे कि किसी प्रकार की जो समस्याएं हैं इनको ना आए, क्योंकि ये पर्टिकुलर रीजन से, मतलब उस फील्ड से वो जुड़े हुए नहीं होते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर मान लीजिए ये जरूरी नहीं है कि लाइक जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं डिफेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन डिफेंस से रिलेटेड कितनी जानकारियां उनको होंगी ये जरूरी तो नहीं। इसलिए उनके लिए जो सलाहकार उनके होंगे, एडवाइजर जो होंगे, वो भी एक एग्जीक्यूटिव का ही काम करते हैं और वो उनको हर चीज पर कहीं ना कहीं एडवाइस देने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए तब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का भी कार्य। कार्यपालिका के क्या कार्य हैं वो देखेंगे। पहला क्या है, देखिए लॉ मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी लॉ बनाना। ठीक है, एक तरीके से कभी कभी ये भी सिचुएशन आता है, लॉ बनाने का कार्य जरूरी नहीं है कि सिर्फ विधायिका ही करे। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि उससे जुड़े हुए रहते हैं, डायरेक्टली तो नहीं बना सकते लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जुड़े हुए रहते हैं। तो मान लीजिए कि प्रेसिडेंट कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, या लाइक फाइनेंस मिनिस्टर है या अदरवाइज होम मिनिस्टर है, ये सभी तो एग्जीक्यूटिव है, या फिर लॉ बनाने का कार्य तो यही लोग करते हैं। तो इसमें लॉ मेकिंग इसमें भी आएगा। ठीक है, दूसरा नंबर इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो लोग होते हैं, ठीक है, वो आपके एग्जीक्यूटिव तो भी एग्जीक्यूटिव ही होते हैं और वो लॉ को इम्प्लीमेंट कराने में भूमिका अपना निभाते हैं। ठीक है, चाहे पुलिस फोर्सेस है, लाइक मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक है, कमिश्नर है, डीआईजी है, ये सब लोग क्या करते हैं, ये लोग भी एक तरीके से एग्जीक्यूटिव ही होते हैं और एग्जीक्यूशन ही करते हैं किस चीज का, कानून का। ठीक है, लॉ का एग्जीक्यूशन कराने का कार्य करते हैं। फिर क्या है, वो नीति निर्माण करने का कार्य करते हैं, नीति निर्माण और निर्धारण करने का, यानी लॉ भी बनाने का कार्य करते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद उसको निर्धारण भी कराते हैं। फिर दूसरा क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट की बात करेंगे, कानून मनवाने का। तो कहीं ना कहीं अगर कोई कानून बन रहा है तो उस कानून के अंडर ही पूरे किसी भी भारत के अंदर अगर कोई कानून बना है तो उसके हर एक नागरिक के लिए उस कानून को मानना कंपलसरी होता है। अदरवाइज आप देखेंगे कि जो भी न्यायिक व्यवस्था है फिर वो न्यायिक प्रणाली के अंदर जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, अगर मान लीजिए कोई कानून बना है हमारे देश में तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो किसी न किसी बेनिफिट के लिए बना है, लोगों के लिए ही बना है, जिससे कि क्राइम से रिलेटेड चीज़ें कम हो सके या कोई भी इस टाइप का जो लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको फोर्स तो हम नहीं कहेंगे कि फोर्स, क्योंकि लोगों के अंदर चीज़ें होती हैं कि कानून के व्यवस्थाओं से वो लोग जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए वो कहीं इस चीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से वो कर पाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा तो डर होना ही चाहिए लोगों के अंदर, जिससे कि वो हमारे जो कानून जो बनाई गई है, जो भी नीतियाँ बनाई गई है उसका वो बेहतर तरीके से पालन करें। फिर क्या है, नेक्स्ट फॉरेन रिलेशंस की बात करेंगे तो फॉरेन रिलेशन का विदेशी संबंध। अब विदेशी संबंध क्या है,
अब विदेशी संबंध में हम देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अलग अलग कंट्री में जाते हैं, उनसे अच्छा बायलैटरल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, जिसको हम द्विपक्षीय वार्ता भी कह सकते हैं या रिलेशन भी कह सकते हैं। तो आपसी, क्योंकि अगर मान लीजिए रसिया है, चाहे अमेरिका है, ब्रिटेन है, डिफरेंट जो भी कंट्रीज़ हैं, उनसे अगर वो जुड़े हुए रहते हैं, अगर मान लीजिए वहाँ पर जा करके वो बातें रखते हैं अपना, या एक दूसरे के साथ में रिलेशन अच्छा क्रिएट करते हैं, तो दोनों कंट्री के बीच में ये सद्भावना की सद्भाव होता है एक तरीके से, कि दो कंट्री के बीच में अगर संबंध अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है सारे मामले जो हैं वो बेहतर होंगे। और शायद बहुत जगह पे, जैसे मान लीजिए यूनाइटेड नेशन है, अगर हमारे दूसरे कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन है, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए ही बेनिफिट है कि वो किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं हमको वहाँ पे सपोर्ट करने का काम भी करते हैं, ऐसे कंट्री जिनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बहुत समय ऐसे देखते हैं कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया के अगेंस्ट में आती है कभी यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो रशिया के साथ इतना अच्छा हमारा रिलेशन है, जिसकी वजह से रशिया कभी कभी वीटो लगा करके हमारा सपोर्ट भी करता है। तो ऐसी भी चीज़ें आती हैं, तो इसलिए रिलेशन बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्या, 4th नंबर पॉइंट क्या इसमें, मिलिट्री कंट्रोल की बात करेंगे। तो सैन्य कमान भी है, तो सैन्य कमान का क्या मतलब, जैसे अभी हमने बात किया डिफेंस मिनिस्टर के लिए, तो डिफेंस मिनिस्टर जो है कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव ही है वो भी, और वो क्या है, सैन्य कमान उनके अंडर कंट्रोल में काम करेगा। ठीक है, फिर अगला क्या है, बजटरी कंट्रोल की बात करेंगे, तो बजट पर भी नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। तो इसमें जो है, जो हमने स्टार्टिंग में उधर बोला था आपको, फाइनेंशियल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो उसी तरीके से बजट की बात करते हैं। तो कभी कभी आप सुनते होंगे कि निर्मला सीतारमण जी ने लाइक सदन के अंदर यानी हाउसेस के अंदर हमारा क्या बिल पर वो चर्चा होता है, या कह लीजिए बजट के ऊपर वो लोग चर्चा करते हैं कि स्टार्टिंग में हमने बोला जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री को कितना पैसा देना है फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों के लिए, या हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के लिए कितना बजट है, फंड कितना रेज करना है, तो इस टाइप की चीज़ें वो लोग करते हैं। तो बजट पे भी वो कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे 6 नंबर, अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। तो नियुक्ति क्या है, जैसे हम देखते हैं कभी कभी समय पर हमारे मिनिस्टर्स भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा एग्रीकल्चर मिनिस्टर में देखते हैं आप, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कभी नरेंद्र सिंह तोमर थे, उनके बाद आपके शिवराज सिंह चौहान बने। तो वो कौन बदल दिया, किसने नियुक्त किया उनको, ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया गया। तो वो जो है जो हेड होंगे, एग्जीक्यूटिव के भी हेड होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव के जो हेड होते हैं उसमें हम जो खास तौर पे हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री के जो हेड होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उनमें वो आपस में चर्चाएं करके वो लोग इसमें बदलाव लाते हैं। ठीक है, तो वो नियुक्ति करने की प्रक्रिया उनकी अलग है, वो आप लोग करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन की बात करने की, रणनीतिक कार्य क्या है। अब रणनीति क्या होता है कि मान लीजिए किसी के साथ में, वही जो हमने बात किया, मान लीजिए किसी कंट्री के साथ में हमारा बायलैटरल रिलेशन कितना बढ़िया है, यानी द्विपक्षीय जो संबंध है वो कितना अच्छा बना पा रहे हैं हम लोग, उस पर वो लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, दो स्टेट्स के बीच में क्या समन्वय हो रहा है, हो सकता है कभी कभी कॉन्फ्लिक्शंस होता है, दो स्टेट के बीच में भी ऐसी चीजें होती हैं, तो दो स्टेट के बीच में भी रणनीतिक साझेदारी होती है, उनमें हो सकती है, कंट्री लेवल पे हो सकता है, तो ऐसी भी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्या है, लीडरशिप की बात करेंगे, नेतृत्व क्या है। अब लीडरशिप क्या है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे लीडर हैं, तो हमारे पूरे एग्जीक्यूटिव में खास तौर पे हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव का भी क्या करते हैं, वो नेतृत्व करते हैं। तो वो एक लीडरशिप है जो कि हम देखेंगे 3rd टर्म में भी प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, हो सकता है वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, शायद उसके लिए क्या कह सकते हैं कि जो हमारी पार्टियां होती हैं उनमें भी देखिएगा अपने उनके खुद के एक लीडर होते हैं जो उसको पूरे सिस्टम को मैनेज करके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना, वो भी निर्णय लेने का ही कार्य करते हैं। ठीक है, वो उससे रिलेटेड है, खास तौर पे हम देखें तो अलग अलग अगर उस पर बात करेंगे लाइक डिफेंस मिनिस्टर होंगे तो डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक निर्णय लेना होगा। ठीक है, तो वो लेंगे, डिसीजन उनका जो होगा वो लेंगे। जैसे हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, उन्होंने हमारे भारत इसरो का भी कंट्रोल जो है प्राइम मिनिस्टर के ही अंडर कंट्रोल में आता है। ठीक है, तो उसमें से रिलेटेड चीजें या कुछ डिसीजन लेना है तो वो उसमें ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करेंगे, क्या है, संचालन प्रबंधन की बात कर रहे हैं। तो किसी भी टाइप की चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर कोई जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ,
तो उसके ऊपर अगर चर्चा करना है तो ऐसा तो नहीं है जो हमारी मिलिट्री कमांड है वो डायरेक्टली जा करके बिना किसी परमिशन के पाकिस्तान पे अटैक कर दे या इस टाइप की चीज़ें तो कर नहीं सकती है। तो उसके लिए भी क्या है, कहीं ना कहीं किसी भी टाइप का कोई ऑपरेशन है उस पर भी चर्चा करके उसका जो डिसीजन होता है, क्या क्या प्लानिंग होता है, वो सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया जाता है। देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए भी ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करें ये यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट जुडिशरी की बात करेंगे। पहला क्या है उसमें भी हम बात करेंगे तो जुडिशरी का फंक्शंस क्या है, तो उसका जो कार्य है, जुडिशरी का जो कार्य है, फॉर एग्जांपल के लिए न्यायिक व्यवस्था में हम देखेंगे तो यानी न्यायपालिका के कार्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला कि न्यायपालिका तक बात जाता कैसे है। अब यहाँ तो हमने बात कर लिया कि लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, ठीक है, यानी विधायिका ने तो कानून बना लिया। अब कानून बनाने के बाद जब उस पर एग्जीक्यूशन होने का टाइम आया, फॉर एग्जाम्पल के लिए उस कानून को किसी ने वायलेट किया, फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी ने किसी कानून को तोड़ा, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम ही हैं, अगर हम कोई ऐसा कोई कानून बनाया गया है और उसको हम तोड़ते हैं तो उसके लिए फिर हमारे हम न्यायिक प्रक्रिया से गुजरेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करा पहला, तो विवाद समाधान की बात होती है। तो विवाद समाधान जो है वो लोगों के बीच में भी हो सकता है या दो स्टेट के बीच में भी हो सकता है विवाद समाधान का। लेकिन अगर दो कंट्री की बात करेंगे तो दो कंट्री के लेवल पे ये चीज़ें नहीं जाती हैं। कि इंडिया का अगर मान लेते सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ही है हमारा जो न्यायपालिका का सबसे अपर हेड माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन लेगा तो वो किसी कंट्री के ऊपर लागू हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही कंट्री के ऊपर लागू होगा। जो जिस कंट्री का जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उनकी अपनी अपनी है और उनके हिसाब से वो चीज़ें इम्प्लीमेंट में लाई जाती हैं, या वो जो भी सब विवाद है उनके बीच में, उन डिस्प्यूट्स हैं, उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, लॉ इंटरप्रिटेशंस की बात करेंगे। कानून की व्याख्या करते हैं वो लोग कि अगर कोई कानून बना है तो जैसे हम देखते हैं कि कोई भी एक कानून जो जाता है या कोई ऐसा इंसान किसी कानूनी प्रक्रिया में जाता है तो उस जगह पे हमारे जो भी जजेस हैं वो कहीं ना कहीं कानून को सही तरीके से जानते हैं, या किसी कोई मान लीजिए कोई दो इंसानों का डिस्प्यूट है या दो स्टेट का डिस्प्यूट है, अगर वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट चले गए तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो बेहतर तरीके से उसके ऊपर पहले खुद भी उस पर स्टडी करते हैं उन केसेस के ऊपर, देन उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट में लाने का काम करते हैं या वहाँ लाया जाता है तो उस पर चर्चाएँ करते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखें हम तो इसमें तो कानून की व्याख्या तो चलिए वो हो गई। फिर क्या अगला, कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन का बात करेंगे, यानी गार्डियन का ही एक तरीके से भूमिका प्ले करते हैं। ठीक है, संविधान के संरक्षक के रूप में। जैसे हमारा एक फैमिली, अब फैमिली के अंदर देखते हैं कि कोई जो भी हेड होते हैं उनका बात जो है जूनियर जितने होते हैं वो लोग उनके बातों को मानते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं गार्जियन का कार्य क्या है, देख रेख करने का, संरक्षण देने का। तो उसी तरीके से जो हमारा जुडिशरी है, जो संविधान जो है उसके संरक्षक के रूप में वो कार्य करता है। ठीक है, फिर क्या है अगला, फोर्थ नंबर जब पॉइंट की बात करेंगे तो आपका क्या है, राइट्स प्रोटेक्शंस की बात करेंगे, यानी जो हमारे अधिकार है उसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास कुछ राइट्स हमको दिया गया हो, जैसे मान लीजिए राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। ठीक है, यानी समानता का अधिकार की बात कर रहे हैं। तो हमारे कंट्री के अंदर डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स के लोग हैं। ठीक है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, सब अलग अलग है। और कहीं ना कहीं इनके खुद के भी अपने कुछ रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, या कह लीजिए कि उनको उनके रिलीजियस बिलीफ के बेसिस पर इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, यानी सभी लोगों को, क्योंकि सेकुलर कंट्री माना जाता है हमारा भारत, इसलिए यहाँ पर सबको बराबरी का अधिकार दिया गया हुआ है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला, मेंटेन रूल ऑफ लॉ। तो कानून का जो शासन है उसको बनाने का काम करता है, बनाए रखने का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई किसी भी देश के अंदर कोई अगर कानून लाया जा रहा है, ठीक है, उस रूल को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई बॉडीज बना हुआ है
ठीक है। जैसे खास तौर पे जुडिशरी की जो सिस्टम है वही इस चीज़ को कंप्लीट करके रखती है या कंप्लीट करती है, जिसके कारण इसको हम देखेंगे कि लॉ जो है उसको मेंटेन करने का कार्य जो है वो हमारा जुडिशरी करता है, ठीक है। फिर क्या है अगला, एडवाइजरी रोल, यानी एक तरीके से सलाहकार की भूमिका भी निभाता है, ठीक है। अब सलाहकार की भूमिका क्या है, मान लेते हैं जैसे जो हमारा जुडिशरी है कभी कभी ऐसा भी कार्य करती है जैसे कि हमारे गवर्नमेंट को एक एडवाइजर के रूप में कार्य करती है, गवर्नमेंट को एडवाइस भी करती है कि एक पर्टिकुलर ऐसा कोई टॉपिक या ऐसा कोई चीज़ जिसके ऊपर कानून बनाया जा सकता है और लोगों के फेवर में होगा, तो ऐसा कानून बनाने के लिए भी हमारी जो न्यायपालिका है या जुडिशरी है वो इसमें भूमिका निभाती है, ठीक है, अपना रोल प्ले करती है। तो वो एडवाइजर के रूप में भी काम कर सकती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको सलाह देने का कार्य कर सकती है, ठीक है। फिर क्या है, आर्बिट्रेशन इन फेडरल डिस्प्यूट्स की बात करेंगे तो संघीय विवाद में जो मध्यस्थता करता है। अब संघीय विवाद क्या है, मान लेते हैं कि दो स्टेट के बीच में कोई समस्याएं हो गई या दो यूनियन टेरिटरी के बीच में अगर कोई समस्याएं हो गई, कुछ भी इस टाइप की जो समस्याएं होती हैं उसको समाधान करने के लिए बीच मध्यस्थता का काम करती है, तो वो कहीं ना कहीं इसका भी वो रोल प्ले करती है, ठीक है। तो अभी हमने जो देखा वो जो है हमारा किस चीज का पार्ट था, लेजिस्लेचर का, ठीक है। सेकंड क्या है, एग्जीक्यूटिव्स का। दूसरा उसके बाद देखेंगे हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जुडिशरी में भी हमने देखा, चाहे एग्जीक्यूटिव में देखा या फिर हमने किस चीज में, हमने लेजिस्लेचर में देखा। तो कानून बनाया इन लोगों ने, यानी जो लेजिस्लेचर है, अब एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं एक बार, ठीक है। कानून बनाने के लिए लेजिस्लेचर्स है, ठीक है, लेजिस्लेटिव्स लोग, ठीक है। सेकंड नंबर एग्जीक्यूटिव जो कि कानून को इंप्लीमेंट कराने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्या है, जो कि जुडिशरी है, जो उसके ऊपर किसी भी टाइप की जो समस्याएं आएंगी, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करने में कोई समस्या आ रहा है, कोई उसको मानने से इनकार कर रहा है, ठीक है, या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए फिर न्यायपालिका की व्यवस्था बनी हुई है, ठीक है। तो ये तो खैर आपके बुक से रिलेटेड ही है, टॉपिक जो था, ठीक है, जो एक्स्ट्रा नॉलेज था वो था ये। उसके बाद हम देखेंगे कि जो वर्किंग में आने वाला है, जैसे हम कुछ इससे रिलेटेड होमवर्क भी आज आप लोगों को हम देंगे, ठीक है। जो आपको होमवर्क जो है कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को हम एज अ पीडीएफ के फॉर्म में आपको होमवर्क के रूप में जाएगा। इसको भी हम फोटो क्लिक करके भेज देंगे, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने आपको लेजिस्लेचर का पार्ट जो था, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर जो था वो हमने क्लास आवर में कराया हुआ था आपको। बाकी एग्जीक्यूटिव यानी फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव जो कि इसका कार्यपालिका का कार्य और न्यायपालिका का जो कार्य है फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, ये दोनों जो है वो आप नोट करेंगे। और ये ऑलरेडी आपने नोट किया होगा, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है, ठीक है, वो तीनों ही इनको नोट करेंगे और इसको हम पिक्चर क्लिक करके हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में होमवर्क जो है वो चला जाएगा। फिर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो है आपका इसमें लाइक चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस है वो सुन लीजिए आप, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, इसका ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है व्हाट आर सम ऑफ रूल इन योर स्कूल, हु मेड देम। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम आपको कंप्लीट करके दे देंगे और आप इसको नोट करेंगे और इसका जो होमवर्क है वो पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए क्लास यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट जो है कल हम सोशल साइंस का थर्ड क्लास लेंगे इसमें, ठीक है। और इसके बाद हम इसके आगे की चर्चाएं करेंगे और कल कुछ नया टॉपिक इसी चैप्टर से रिलेटेड एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और फिर कल के लिए पहले से आप रेडी रहेंगे, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे। चलिए आज के लिए यही क्लास एंड करेंगे और इसको बहुत अच्छे से सुंदर राइटिंग में आपको बना करके लिखना है और जो होमवर्क जाएगा उसको भी विद क्वेश्चन हम भेज देंगे, क्वेश्चन और आंसर दोनों को आपको HW में करना है। और जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप लोग जो पेयर है वो पूरा कंप्लीट करके लाएंगे, उसको हम फिर चेक किया जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, बाय।